सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जिन्हें कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट का 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जो ही इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड, जो 250 करोड़ से भी ज़्यादा का पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। सो लेट्स वेलकम ऑन द शो अजय जैन सर, प्लीज़। थैंक यू। तो आज के पॉडकास्ट में जितने भी यूथ्स हैं और जितने भी जेनजीज हैं, तो जो भी वो मिस्टेक्स करते हैं एंड जो भी इन्वेस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम जाती है या उनका जो भी माइंडसेट है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। सर हमको गाइडेंस देंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज़ इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। थैंक यू मेरे दोस्त, मुझे आज ये डिस्कशन करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं, पिछले 21 सालों से मेरा जो क्लाइंटेल है वो सिर्फ एक जनरेशन नहीं है। यस ओके। आई हैव बीन सर्विंग 3 and 4 जनरेशन एट द सेम टाइम। यंगस्टर्स भी हैं और ओल्ड वंस भी हैं, तो ये एक अच्छी बात है हमारे साथ में, राइट। सो सर पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई 22 ईयर्स का फ्रेशर है जिसकी अभी अभी जॉब लगी है, तो मान लीजिए उसकी 30,000 से 50,000 के बीच में मंथली सैलरी वाली जॉब लगी है, तो उन्हें रियलिस्टिकली अपनी मतलब जो उनकी सैलरी है उसका कितना परसेंट एक्सपेंस में लगाना चाहिए, कितना परसेंट एन्जॉयमेंट में जाना चाहिए और कितना परसेंट उनको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। आई टेल यू कि जहाँ यंगस्टर्स हैं तो जैसे ही पहली सैलरी आती है क्या करते हो? चलो आप बताओ, व्हाट विल यू डू? जो भी मतलब एंजॉयमेंट का ही है कि ये ले लेता हूँ, ये सोच के रखा था ये ले लेता हूँ, या मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना था पहली सैलरी से तो वो गिफ्ट कर दिया, तो यही रहता है। वेरी ट्रू, है ना। यूजुअली यही होता है, जैसे यंगस्टर के पास में पहला पॉकेट मनी आता है, पहली सैलरी आती है, तो वो सबसे पहले उसको खर्च करते हैं, राइट। मतलब यू आर नॉट अवे फ्रॉम दैट। हाँ बिल्कुल। राइट। अब क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना या फ्यूचर के लिए पैसा बचाना ये एक प्रोसेस से ज़्यादा माइंडसेट है। आई टेल यू, ठीक है। माइंड में आपके ये क्लियर होना चाहिए कि यार ये पैसा क्या मुझे आज पूरा खर्च करना है, या ये पूरा पैसा मेरे कंजम्पशन के लिए है, या मुझे कुछ बाद के लिए सेव करना है, राइट। तो देयर इज अ रूल दैट इज 50, 30 and 20, ओके, राइट। 50% पैसा आपकी नीड्स के लिए जाता है, 30% पैसा आपके वांट्स के लिए जाएगा, एंड 20% शुड गो टू योर फ्यूचर सेविंग्स। ओके, डन। अब जो 20% फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर मतलब आज के बाद का कोई भी समय वो फ्यूचर है आपका। हाँ बिल्कुल। अब आपको कल कुछ पैसे की ज़रूरतें हैं, या 20 दिन बाद है, या 100 दिन बाद है, 1 साल बाद है, या हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मुझे और लंबा समय तक मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो 20% है वो आपकी फ्यूचर के लिए सेविंग करने में काम आएगा, राइट। बिल्कुल। तो क्लैरिटी है, 50% गोज टू योर नीड्स। अब नीड्स वो आप तय करोगे कि आपकी एक्चुअली नीड्स क्या है। देखो, नीड्स और वांट्स में अंतर आपको समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, राइट। जो आपकी ज़रूरतें हैं और जो आपकी ख्वाहिशें हैं, ठीक है ना। हाँ। तो वो अपन डिफर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और देन 20% अपन सेविंग में डालेंगे। ये मेरा बेसिक आइडिया है। ओके, ठीक है। तो सर इसी से कंटिन्यू करके क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, मान लीजिए 20% वो बहुत कम अमाउंट आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए ना, तो मान लीजिए बहुत सारे यंग यूथ अभी सोचते हैं कि मेरे पास तो 1,000-2,000 ही है, 3-4 हज़ार ही है, मैं इतना अमाउंट सेव करके क्या ही करूँगा, मतलब उससे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा उतना। मतलब वो लोग सोचते हैं कि बाद में इन्वेस्ट कर दूंगा, जब मेरे पास थोड़ा बड़ा कॉर्पस आ जाएगा, 5-10 हज़ार आ गए, 15 हज़ार आ गए, तब मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो आपके हिसाब से 21 की एज में SIP शुरू करना स्मॉल अमाउंट की, और 30 की एज में बड़ी SIP करना, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कंपाउंडिंग का क्या रूल आता है इसमें? बहुत बढ़िया बात आप पूछ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, कंपाउंडिंग तो डे 1 से काम करना शुरू कर दिया। नीड नॉट टू वेट फॉर अ मोमेंट कि जब आपका बड़ा पैसा होगा तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट चालू करोगे। इट शुड नॉट बी देयर, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि यदि आज से आपके पास में 1,000 रुपये भी बचा पा रहे हो, यदि 500 भी बचा पा रहे हो,
यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की आपको हैबिट इनकलकेट करना पड़ेगी अपने अंदर में। गॉट माय पॉइंट? अब इन्वेस्टमेंट की हैबिट से मेरा क्या सेंस है, आपको कुछ अपने गोल्स तो तय करना ही पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जितना आज 50,000 मेरे हाथ में आया तो पूरा कंज्यूम कर लिया, कुछ तो पैसा बचेगा। मैं इस बात पे 100% श्योर हूँ। कुछ तो बचेगा। और यदि आप नहीं बचा रहे तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 500 रुपये बचाओ, उसको इन्वेस्ट करो और देखो कि उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है। अब देखो, सिंपल सी बात समझो, यदि आपने वो पैसा सेविंग अकाउंट में रखा है और वो 500 रुपया जो है सेविंग अकाउंट में रखा 1 साल हो जाता है, हाउ मच इट विल गिव यू? 2.5% ओनली। ठीक, मगर यही 500 रुपया आपने 1 साल की एफडी कर दिया तो कितना पैसा बनता है? अराउंड 6%। राइट, बिल्कुल। और यदि कोई ऐसा जरिया आपको मिल जाए जो 6% से भी ज्यादा दे दे, इट शुड बी देयर। बिल्कुल, ठीक है। अब पहले 500 को ग्रो होते हुए देखने की आदत डालो, यार वो ग्रो तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज इतना है कल इतना हो, कल इतना हो, ऐसा करके। तो जब जैसे वो ग्रोथ आपको दिखना शुरू होगी ना, यू विल बी अमेज्ड, यू विल टेंड टू सेव मोर। ओके, ठीक है। तो सर मान लीजिए अपन एक एज ले लेते हैं, जैसे 40 इयर्स की एज है, तो अगर कोई 21 की एज में 1000 से 2000 की एसआईपी चालू कर रहा है और कोई 30 की एज में कोई बड़ी एसआईपी चालू कर रहा है, तो 40 की एज में आते आते व्हाट विल बी द डिफरेंस? मतलब वो कंपाउंडिंग का कितना इफेक्ट आएगा? देखो, वो बड़े फिगर्स की बात अपन बाद में करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है। सपोज आप एक 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक आरडी का नाम सुना है आपने, रिकरिंग डिपॉजिट? हाँ, सुना है। ना, पोस्ट ऑफिस में होती है, बैंक में होती है, उस पर 6% सालाना का ब्याज मिलता है। अच्छा, राइट, ठीक है। यदि वो आरडी 6% के ब्याज पे आप 5 साल कंटिन्यू करते हो तो अराउंड 35,000 रुपीज का फिगर आता है। ओके, ओके। मगर यदि आपने उसको बुद्धिमानी से इन्वेस्टमेंट किया, वही 500 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े रकम की बात नहीं कर रहा हूँ, और वही 5 साल आप उसको चला लेते हो या एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप में, तो आपको यदि 12% का भी रेट ऑफ रिटर्न बन गया तो करीब करीब 41,000 बन जाता है ना। ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आ रहा है सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी से। राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि एसआईपी आप 5 साल की जगह 10 साल चलाओ लोगे तो क्या होगा। राइट, आई टेल यू, कैन यू इमेजिन, वो 500 रुपये की एसआईपी 5 साल की जगह आपने 10 साल कंटिन्यू करी और 12% का भी रिटर्न बन गया तो लगभग 1,11,000 रुपये बनते हैं। क्या है ना। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव स्टार्टेड। हाँ, है ना, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आप उसका टेस्ट ही नहीं लोगे। फर्स्ट स्टेप जब तक आप लोगे। यस यस यस, बिल्कुल। तो टू ऑल यंगस्टर्स लाइक यू, आई टेल यू कि इट इज़ क्वाइट इमटेरियल अमाउंट क्या है, इम्पोर्टेंट है स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, राइट, ठीक है। अब जो एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो, मैं अभी 21 की उम्र में एसआईपी स्टार्ट करूं और 30 की उम्र में जाके एसआईपी स्टार्ट करूं, तो इसका सिंपल सा फंडा समझना, कंपाउंडिंग के लिए समय कितना मिल रहा है आपको, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट, यहां से अपन एग्जांपल समझते हैं कि एक 21 साल का लड़का सोचता है कि मैं 40 पे मुझे पैसा चाहिए। राइट, और वहीं वो एक दूसरा व्यक्ति है जो 30 की उम्र पे स्टार्ट करता है एसआईपी और कहता है मुझे 40 पे चाहिए। तो दो चीज़ें होंगी, जो 21 की उम्र से स्टार्ट कर रहा है उसको 20 साल मिल रहे हैं अपनी एसआईपी रखने के लिए, उसके पास में फिगर बड़ा बनेगा, और जो अगले 10 साल के लिए ही रख रहा है उसको फिगर छोटा मिलेगा। और यदि वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे 21 वाले जैसा ही पैसा बने तो 30 की उम्र से स्टार्ट करेगा तो उसको ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कंपाउंडिंग का रेट तो वही है, ऐसा थोड़ी है कि उसके लिए रेट बदल जाएगा। तीसरी चीज और हो सकती है कि अमाउंट वो उतना ही डाले, सपोज एक व्यक्ति 10,000 की एसआईपी करता है,
21 की उम्र से शुरू करता है, एक व्यक्ति 30 की उम्र से शुरू करता है, दोनों को ही 40 की उम्र पे सेम अमाउंट चाहिए। तो जो 30 की उम्र पे स्टार्ट कर रहा है उसको या तो अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ेगा या कंपाउंडिंग का रेट बढ़वाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और यदि कंपाउंडिंग का रेट बढ़वाते हैं तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगी। हाँ तो है ना, अब रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया, देयर आर फेयर चांसेस कि आपको वो अमाउंट मिले या ना मिले। हाँ पॉइंट। ठीक। सर आज की जनरेशन को क्विक रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए, जैसे मतलब हर ही डेली लाइफ में 10 मिनट में ग्रोसरी चाहिए, इंस्टेंट डेटिंग ऐप्स चाहिए, ओवरनाइट ट्रेंड चाहिए। तो आप एक ऐसे माइंडसेट को कैसे कन्विंस करोगे कि म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट टुवर्ड्स दैट? मतलब एवरीथिंग शुड बी ऑन फिंगर टिप्स, Yes. राइट। यस देखो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, राइट। ठीक, हर कोई चाहता है रातों रात मेरा पैसा डबल हो जाए। डन। एक बार ऐसी मज़ेदार बात हुई, एक व्यक्ति मेरे को बोलता है यार मेरे को तो फास्ट पैसा डबल करना है। मैंने कहा सर उसका एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, जुआ खेलो। नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करके कंसिस्टेंटली पैसा ग्रो करना है तो जुआ नहीं खेलना, इन्वेस्टमेंट करना है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक। अब जैसे आप जिम जाते हो तो क्या एक ही दिन में आप बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाते हो? नो। क्या करते हो? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस। डन। तो वैसा ही चीज़ें आएंगी इन्वेस्टमेंट में। इस फास्ट लाइफ में एवरीवन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया पे तरह तरह के टिप्स मिलते हैं और रातों रात अमीर बन जाओ। मगर आप देखोगे 99% केसेस में वो रातों रात अमीर नहीं बनते, बल्कि एक और बढ़िया मज़ेदार बात बताता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया करना है, 1 करोड़ रुपया बनाना है से 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर। तो किसी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बना सकते हो, क्या बड़ी बात है, एक शर्त है, आपका 2 करोड़ होना चाहिए। वो अब आप समझ सकते हो इसको आसानी से। सर अनदर क्वेश्चन उसी का फॉलोअप में, आजकल के यूथ को इन्फ्लेशन का बहुत डर है कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम आगे जाके क्या भरोसा, लाइफ का अनसर्टेनिटी दैट इज। तो उनको लगता है कि जितना पैसा है वो आज उड़ाओ, मजे करो और आगे बढ़ो, आगे की आगे देखेंगे, इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत महंगा है तो आगे श्योरिटी नहीं है। हाउ डू टैकल दैट? उस चीज़ को कैसे चेंज करें? इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। इन्फ्लेशन महंगाई है। और इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया कि इट इज डिक्रीजिंग योर परचेजिंग पावर। बहुत सिंपल शब्दों में समझना आप। आज कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, अगले साल क्या उसको वो आपको 100 रुपये में ही मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अब जब यदि आपको 100 रुपये में नहीं मिल रही अगले साल, तो निश्चित तौर पे 108 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये में मिलेगी। डन। यस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 100 रुपये का परचेजिंग पावर 8% से घट गया। बहुत सिंपल है। और इन्फ्लेशन ऐसा है, आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। एवरीवन इज फेसिंग द सेम क्वांटम ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक। मतलब इन्फ्लेशन जो है किसी को नॉक करके नहीं आता कि अरे सब मैं आप ही के पास आऊंगा। ट्रू। ठीक है। तो यंगस्टर्स को पहली तनख्वाह से ही ये समझ लेना चाहिए कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू ईट अप योर परचेजिंग पावर इन फ्यूचर। ठीक। अब या तो आपकी इनकम भी इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बढ़े। देखो आप क्लैरिटी समझना इसको, आपकी इनकम यदि इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बढ़ेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि
कुछ पैसा यू शुड पुट असाइड टू ग्रो इट एट फास्टर रेट देन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आप ऐसा रखते जाओ, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए बढ़ेगा, और आप देखोगे कि फ्यूचर में वही पैसा आपको, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, तो वांट्स अलग हो गई, ख्वाहिशें अलग हो गई, सॉरी नीड्स अलग हो गई और वांट्स अलग हो गई, तो वांट्स को भी तो पूर्ति करना है। और इन्फ्लेशन में एक और इन्फ्लेशन है जो जिसके बारे में कोई व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, बिलीव मी, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। अब क्या होगा कि आज आपके पास में, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो अभी? एक्टिवा चलाते हो सपोज, ठीक है। अब जब आप एक्टिवा चेंज करोगे, एक्टिवा आई होगी 70-80 हज़ार रुपए की या 1 लाख रुपए की आई होगी, ठीक है, व्हाटएवर। जिस दिन आप इस गाड़ी को चेंज करोगे तो क्या एक्टिवा ही लोगे? यू विल गो फॉर सम ईवी, और ईवी आज की तारीख में अच्छी ईवी जो है 2 लाख से कम में नहीं आती। अब ईवी पे जब आप मूव करोगे और ईवी से जब आगे बढ़ोगे, व्हेन यू विल गो फॉर कार, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये कौन बेयर करेगा? आज जो टीवी आप, आज जो मोबाइल आप यूज करते हो अभी कौन सा है? 13, ठीक है। जब आप इसको अपग्रेड करने जाओगे उस इन्फ्लेशन को कौन काउंट कर रहा है? ठीक है। अभी तो आप खाली खाने पीने की चीजों की इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। yes. तो व्हेन यू वांट टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन, आपको अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक। हमारे समय में तो हम लोगों ने देखा, भाई पिताजी के समय में, उस समय तो ये म्यूचुअल फंड और इस तरह की कोई चीजें होती नहीं थी। उनके पिताजी ने उनको जो सिखाया, एफडी में रख देना पैसा, ठीक। उस समय एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छे होते थे, 10% 12% के आसपास के। आज तो नहीं है, आज तो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही घट गया, और महंगाई वही की वही। आप ध्यान रख सुनना, आज से यदि मैं 40 साल पुराने से लेके आज तक का महंगाई का एवरेज कैलकुलेट करूं, तो दैट कम्स अराउंड 6 to 7% पर ईयर कंपाउंडिंग। उनके समय पे 12% का एफडी का रेट मिल जाता था, तो दे वेर क्वाइटली एबल टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही पैसा बन जाता था, आज नहीं बन पा रहा। आने वाले समय में तो और कम हो जाएगा। आप यदि एफडीज के रेट का जो ट्रेंड देख रहे हो, लगातार घटता जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। एफडी ये क्यों करना है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम? क्योंकि वो जो बैंकर्स हैं जो लोन देते हैं, यदि वो महंगे रेट पे लोन देंगे तो इंडस्ट्रीज को महंगा पैसा मिलेगा। इंडस्ट्रीज को महंगा पैसा मिलेगा तो महंगी प्रोडक्शन होगी, और एवरीथिंग विल, एवरी प्राइस विल बी हाइक्ड। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन भी कम हो, यानी चीज़ें सस्ती भी मिलें लोगों को, और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज को कम रेट पे पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली उनको एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना ही पड़ेंगे, बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस देश की तरक्कियाँ ज़्यादा हुई हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो पैसा सर्कुलेशन में आता है, ठीक। और जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हुआ है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार कम होते गए। इंडिया में भी यही होना है, वी आर नॉट एक्सेप्शन। डन। तो इन्फ्लेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लेशन को समझने की ज़रूरत है, प्लीज़। तो सर आजकल का जो यूथ है ना, वो एक लूप में फंसा हुआ है कि जब वो ऐसे ट्रैवल के लिए खर्चा कर रहा है या कोई नई चीज़ खरीदता है तो उसको लगता है यार पैसा बचा लेता, मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता। लेकिन अगर वो कोई 1 रुपये या 1000 रुपये भी बचाता है ना, तो उसको लगता है कहाँ इन्वेस्ट कर दिया यार, मैं अभी खर्चा कर लेता हूँ, अभी तो
जिंदगी जीने के दिन है, अभी खर्चा कर लेता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या मनी के साथ एक रिलेशनशिप रहना चाहिए हमारा? बहुत बढ़िया है मनी। एक बार मैंने एक किताब में पढ़ा, एक किताब पढ़ी थी बेसिकली, चेंज योर रिलेशनशिप विद द मनी, ओके। राइट। पैसे के साथ अपने संबंध बदल डालो। आज जो पैसा बचाओगे कल वो आपको बचाएगा। वाओ, बहुत गहरी बात है। ठीक है। एवरी नेक्स्ट डे इज योर फ्यूचर। कोई भी फ्यूचर बिना पैसे के पॉसिबल है क्या, बताओ? नहीं। ठीक। और आई ऑलवेज से ऑन एवरी प्लेटफॉर्म कि जिसने कंपाउंडिंग को समझ लिया, ये मतलब ये मेरा कोट नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट। ओके। यस यस। जिसने आज कंपाउंडिंग को समझ लिया वो उसको अर्न करता है, और जिसने कंपाउंडिंग को नहीं समझा उसको पे करता है। अरे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जिसने कंपाउंडिंग को समझ लिया तो वो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कंपाउंड करता है, और जिसने कंपाउंडिंग को नहीं समझा वो लोन लेके कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे करता है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये जो मतलब ऐसी चीजें बड़ी दिमाग में घर कर जाती हैं, राइट। और मेरे को लगता है ये इस पॉडकास्ट के जरिए एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस कोटेशन, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मनी, राइट। मैं बार बार ये बात कहूंगा कि मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं लोग बाग कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर पैसा बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो अब पैसा बहुत कुछ होता है तो बहुत कुछ को आपको समझना तो पड़ेगा। पैसा उसके लिए पाने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगी। कई बार देखा है कि आपकी इनकम में ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होती जितनी तेजी से कंपाउंड हो रहा है, इन्फ्लेशन कंपाउंड हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो एक ही रास्ता आपके पास में बचता है, वो रास्ता है आप अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करो। 50-30-20 का फॉर्मूला यदि आपने जहन में उतार लिया, मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी सफल है। अभी मैं एक फॉर्मूला और दूंगा आपको। बिल्कुल। एंड देखो, छोटी छोटी रकम से फ्यूचर में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। म्यूचुअल फंड में देखो, आई एम अ म्यूचुअल फंड गाय, आई टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। एंड मैं आपको बताऊं कि करीब 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो मेरी सजेशंस के आधार पे अपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग लाइफ लीड कर रही है। 5000 से? यस। यहीं के हैं कि ऑल ओवर इंडिया। जबलपुर के भी हैं। बहुत बड़ा क्लाइंटेल मेरा मिलिट्री से है, क्योंकि जबलपुर एक मिलिट्री हब है। हाँ। राइट। और चूंकि हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, तो दे रिमेन इन टच विद अस एंड दे रिमेन इन्वेस्टेड विद अस। एंड नॉट ओनली दे, बल्कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। ओके। ठीक है। जो मैं आपको एक फार्मूला और देने वाला था, जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था मैं। यस। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है SIP। हाँ। एवरीवन नोज अबाउट इट एंड एवरीवन वांट्स कि यार मुझे कुछ ना कुछ SIP करने का मौका मिलना चाहिए, मुझे सही गाइडेंस देते कोई कि मैं आज ही SIP चालू कर दूं। यस, यंगस्टर्स को यही गाइडेंस चाहिए। हाँ। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक और स्टेप ज़्यादा आगे होके बात करते हैं। SIP में एक होता है टॉपअप SIP। हाँ, मंथली इतना ऐड अप कर दो। मंथली नहीं, ईयरली। ठीक है। टॉपअप से मतलब क्या हो गया कि सपोज आज आप 1000 रुपये की SIP कर रहे हो, अगले साल में वो SIP अब 1000 की नहीं जाके 1200 रुपये की जाएगी, यानी कि 20% का टॉपअप हो गया। उसके अगले साल में वो 1400 रुपये की SIP जाएगी। मतलब एवरी ईयर यू आर टॉपिंग अप योर SIP अमाउंट बाय 20%। ठीक। आप 10% भी कर सकते हो, 5% भी टॉपअप कर सकते हो। तो अब आप मेरे सवाल का उत्तर देना, क्या अगले साल आपकी इनकम वही रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी थोड़ी सी, हाँ। है ना। सपोज ये इनकम आपकी 10% से बढ़ जाती है,
आज आपने SIP का X अमाउंट चालू किया था, आपको क्या करना है, अगले साल की SIP जो आपकी इनकम तो 10% बढ़ी है, SIP को भी सिर्फ 10% का बढ़ा देना। ये हो गया 10% का टॉपअप एवरी ईयर। ठीक ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आपका समय गुजरेगा, आप देखोगे अभी जो 20-30-50 वाला फार्मूला आपने लगाया था ना, थोड़े समय बाद में ये 20 से थोड़ा सा बढ़ने लग जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। अच्छा। आपको कोई प्रयास नहीं करना, आपने सिर्फ एक बार मैंडेट दे दिया कि हर साल मुझे 10% का टॉपअप चाहिए, तो अगले 10 साल बाद आप देखोगे कि आपका ये 20% है ना, वो लगभग 30% का आपका कंट्रीब्यूशन होने लग गया है ना। तो यंगस्टर हो तो आपको इस चीज़ को आज से ही समझने की ज़रूरत है। ठीक, और इस तरह से आप जब पैसा जब उसका बढ़ते हुए कंपाउंड होगा ना, तो आपके जो फाइनेंशियल गोल जो 30 साल बाद आपको चाहिए थे, वो आपको 20 साल में ही अचीव हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यस सर, बिल्कुल। तो मेरा पर्पस क्या है आपको ये सब बताने का कि ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आज से अप्लाई करना शुरू करो। कैन यू इमेजिन 100 रुपए की आप पर मंथ की SIP आज चालू करो, ठीक, उसको आप यदि 60 साल तक चलाते जाओगे तो कितना पैसा बनेगा? 100 रुपए की SIP तो इन्वेस्ट हुए ना। हाँ, मैं आपको एक गणित बताता हूँ। आप 100 रुपए पर मंथ की एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में SIP कर रहे हो, ठीक, ठीक है। और उस पर 12% का कंपाउंडिंग रेट आपको मिल रहा है, ठीक। ठीक है। टुडे यू आर 21, तो यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 21 years एंड यू आर कंटिन्यूइंग दिस SIP फॉर नेक्स्ट 40 years, 60 years, ओके। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, $480 महीने होते हैं ना। 480 महीने में 12% के कंपाउंड पे 100 रुपए की SIP आपको लगभग 12 लाख रुपए देती है। सिर्फ 100 रुपए की? अब बताओ 1000 की करोगे तो कितना होगा? होगा ना। अब मैं आपको एक और मजेदार बता देता हूँ। यदि आपने आज से 100 रुपए की SIP करी, तब, और उसको सिर्फ 20% से टॉपअप करते चले जाओ, यानी आज 100 रुपए की SIP, 120, अगले महीने अगले साल 120 की, उसके अगले साल 140, इस तरह से आप उसको बढ़ाते चलो। बाय द एंड ऑफ 40 years कितना हो जाएगा? होगा अभी आ रहा है 12 लाख। इट विल गो इन करोर्स, इट विल गो इन करोर्स। इट विल गो इन करोड्स। अब एक और मजेदार बात मैं रियल फिगर बता रहा हूँ आपको, है ना, यू विल बी अमेज्ड। एक व्यक्ति ने जिस दिन उसका घर में बच्चा पैदा होता है, उस दिन उसने 100 रुपए की टॉपअप SIP करी, ठीक, यानी उसको पूरे 60 साल का समय है। 60वें साल तक आते आते 88 करोड़ रुपीस उसके बन जाते हैं। 88 करोड़ 100 रुपए से। बट इंपॉर्टेंट क्या है, यू आर डूइंग इट रिलीजियसली। क्लियर? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब बिल्कुल फेयर बात बताना, आपकी SIP कितने की चल रही है? 500 की। 500 रुपए की, ठीक है। ठीक है। आपकी चल रही है? हाँ, मेरी 1000 की। 1000 की चल रही है। तो वाई आर नॉट यू डूइंग 1000? यू शुड आल्सो, बिल्कुल। ठीक है। मैं देखो यंगस्टर्स को है ना प्रेशर नहीं देता, मैं कहता हूं आप जितना कर सकते हो उतना करो, मगर करो। सर, तो जो SIP करनी है तो वो हमको किसी प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए, जैसे ग्रो, एंजल वन, इनसे करनी चाहिए, कि बैंक में जाके भी होती है, वैसे करनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या सही रहता है? आपने तीसरा नहीं पूछा। या तो ग्रो से करना चाहिए, बैंक से जाके करना चाहिए, या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना चाहिए। ओके।
तीन है। दीज आर 3 डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले अपन बैंकर को लेते हैं। तो बैंक में जाते हो ना, तो आपका चूंकि बैंक अकाउंट है वहाँ पे, तो वो आपका डेटा उनके पास में होता है। तो जैसे आप जाते हो तो काउंटर पे जो लेडी या जेंट्स बैठे होते हैं, उनको मालूम है कि मेरा टारगेट क्या है, ये आया है तो मेरे को इसको SIP देना है, तो उनका टारगेट है। वो आपको इट इज़ क्वाइट इमटेरियल वो SIP आपकी ज़रूरत की है भी कि नहीं है। तो देयर जॉब इज़ टू गिव यू SIP। आप उसको चलाओगे नहीं चलाओगे वो दे डोंट केयर। ओके, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग एट योर ओन, सपोज आपने 500 रुपये की SIP करी, आपने 1000 रुपये की SIP करी। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट वाज द पर्पस? सेविंग्स, ग्रोथ। पैसे बचाना कोई पर्पस है? नहीं है। इस पैसे से क्या करोगे, ये पर्पस है। ओके, है ना? पैसे बचाने के लिए तो आप मतलब कहीं भी रखोगे तो पैसा बच जाएगा आपका। मगर व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? वहीं से सारी आपकी नींव खड़ी होती है। जब तक आपका पास में पर्पस नहीं है, मैं आपको बड़ी बात बताता हूं, पर्पस वाला पैसा ग्रो हो जाता है, बिना पर्पस वाला पैसा खर्च हो जाता है ना? पर्पस से मतलब गोल, फाइनेंशियल गोल। तो आपके पास में भले 1 साल का गोल है, तो गोल तो है यार 1 साल बाद में मुझे बाइक लेना है, 1 साल बाद में मुझे आईफोन खरीदना है, व्हाटएवर यू से। तो 1 साल का गोल है ना भाई। आपको यदि यहाँ से सपोज दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। आप पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, ट्रेन से जा, बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, और हवाई जहाज से जा सकते हो। गोल क्या है? दिल्ली जाना, दिल्ली पहुंचना। दूसरी चीज आपको यह तय करना पड़ेगी यार मेरे पॉकेट में पैसा कितना है ना। पॉकेट अलाउ करेगी तभी तो आप हवाई जहाज में बैठोगे, नहीं अलाउ करेगी तो आप नहीं बैठोगे। फिर तो आप कहोगे यार मैं पैदल ही ना चला जाऊं, मेरे पैसे नहीं। ठीक है। हाँ। तीसरी चीज आप क्या तय करते हो, और मेरे पास में टाइम कितना है। हाँ। इंटरव्यू मेरा कल है, मैं आज शाम की ट्रेन पकड़ूंगा, कल पहुंच जाऊंगा। आज ही शाम को इंटरव्यू है, यू विल गो विद द फ्लाइट। हाँ। ठीक। तो आपने क्या किया, पर्पस तय किया पहले, उसके बाद टाइम होराइजन तय किया, हाँ। उसके बाद में अपना पॉकेट चेक किया, क्या मुझे अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना? ठीक है। ऐसे ही आपके फाइनेंशियल गोल्स भी हैं। जो इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं, आप ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट के व्हीकल्स हैं अलग अलग। सेविंग अकाउंट भी एक व्हीकल है, FD एक व्हीकल है, म्यूचुअल फंड व्हीकल है। तो ये व्हीकल हैं, ये आपका पर्पस नहीं है। इन व्हीकल से आपको आपके गोल में जाने में आपको सहायता मिलती है। यदि आपने ये व्हीकल समझ लिया तो आप तो अभी तो आप तय करोगे यार मुझे इस व्हीकल से जाना है कि इससे जाना है। ब्लाइंडली हमको सिर्फ SIP स्टार्ट कर देना है कि यार नहीं मैं तो आई एम डूइंग 500 SIP, ओ ग्रेट, बट व्हाट इज द पर्पस? क्या आप उस 500 रुपए की SIP को अगले 6 महीने के अंदर ही ब्रेक कर लोगे, निकाल लोगे पैसा? एक मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो SIP उन्होंने करी, हर साल उसमें से पैसा निकालते जाते थे। मैंने उनको कहा सर हर साल यदि आपको पैसा चाहिए तो कई बार ऐसा मौका आ रहा है जब आप लॉस में भी पैसा निकाल रहे हो। आपने स्कीम चूज करी थी इक्विटी फंड, आपने सोचा था कि मैं इसको 10 साल, मैंने जब आपसे इन्वेस्टमेंट कराया तो आपने मुझे बोला भाई 10 साल के लिए पैसा रखना है, तो वही और टेकिंग आउट मनी एवरी ईयर, देयर इज नो नीड, बट ही वॉज डूइंग। तो अब उस प्रोसेस में क्या हुआ, उनको स्कीम हमने ऐसी दी थी जो 10 साल में अच्छा पैसा बना के देगी,
मगर क्योंकि वो हर साल निकाल रहे थे, उनको लॉस पे लॉस होते चले गए। अल्टीमेटली मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इस एसआईपी को आप बंद कर दो, अननेसेसरी के लॉसेस करने की जरूरत नहीं है। तो जो 3 एंटिटी हैं, राइट, आपने किया ग्रो के थ्रू। ग्रो इज अ प्लेटफॉर्म, हाँ, ग्रो इज नॉट योर गाइड। हाँ, बिल्कुल। ठीक। अब बहुत सारे लोग यंगस्टर्स क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। बेस्ट अच्छा बताओ, गूगल क्या है? प्लेटफॉर्म, इसको सर्च इंजन बोलते हैं। सर्च इंजन। हाँ, हाँ, वो सर्च इंजन है या रिसर्च इंजन है? सर्च सर्च इंजन है। हाँ, वो रिसर्च इंजन नहीं, रिसर्च तो आपको अपने दिमाग से करना है, ठीक है ना। वो आपको डेटा देता है, वो आपको ये नहीं बताता कि यार व्हाट यू हैव टू डू। ठीक। ठीक है। तो एक बार मैंने गूगल की बड़ी अच्छी एक कार्टून देखी। एक व्यक्ति सामने गूगल का खोल के रखा हुआ पेज कि हाउ टू प्लक टीथ, राइट। वो मिरर में देख के अपना दांत निकाल रहा है। तो व्हाट यू से कि क्या ये गूगल देख के क्या आप अपनी डॉक्टरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ में आपको रहना पड़ेगा। हाँ, ठीक। ठीक है। तो गूगल ग्रो या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू जाना कहीं बुराई नहीं है। वो आपको कुछ एक और एडेड एडवांटेज देते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, वो आपको एक एडेड एडवांटेज देते हैं। वो आपका जो उसका एक्सपेंस है स्कीम का, फंड मैनेजमेंट का जो एक्सपेंस है, वो कम एक्सपेंस पे आपको ये सुविधा दे देते हैं। वो डायरेक्ट कहलाता है। ठीक। ठीक है। तो वो डायरेक्ट जाके आप दांत निकालने वाली प्रोसेस भी कर सकते हो, वो ठीक है। मगर यदि आपको अपना गोल तय करना है तो आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं करता, नेवर डू। तो आप अपना इलाज क्यों कर रहे हैं खुद ही? ठीक है, देयर इज नो नीड। आप एक्सपर्ट के साथ जाइए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आज की तारीख में जो अच्छे सीजन्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो जानते हैं अपने क्लाइंट्स की सारी चीज़ों को। वो जानते हैं कि उसको कब कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल होगी। तो सूटेबिलिटी चेक कौन करेगा? एक अच्छा आपका गाइड, एक्सपर्ट गाइड जो है वो चेक करेगा, है ना। बिल्कुल। डॉक्टर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का प्रोफेशन मोर और लेस सेम होता है। ठीक। डॉक्टर भी बिना चेकअप किए आपको नहीं बता सकता कि यार आपको क्या बीमारी, कौन सी दवाई लगेगी। बिल्कुल सही बात। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड का अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी जब तक आपसे सारी चीज़ों को समझ नहीं लेगा, आपकी जानकारियां नहीं ले लेगा, आपको डायग्नोज नहीं कर लेगा, तब तक वो आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल होगी। बिल्कुल। ठीक। और आप खुद ये चेक कर रहे हो कि यार मेरे लिए सूटेबल स्कीम कौन सी है। अपना डॉक्टर ना बने। तो सर, जैसे आपने एक्सपर्ट्स के बारे में बताया, तो IIM उदयपुर का एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे था। उसमें बोला था कि 54% जो जेंजीज हैं वो सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स या पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेते हैं। वो जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूब गाइड है या जो गुरुज होते हैं, उनकी नॉलेज होते हैं, उनकी नॉलेज लेते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में लगा दो, इस शेयर में लगा दो, और फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है उस चीज़ का। तो आपके हिसाब से क्या रील्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन देना सही है कि सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स अभी? तो एजुकेशन इज वेरी मच अवेलेबल एवरीवेयर। हाँ। राइट। हर कोई रायचंद बना हुआ है। रायचंद समझते हैं? हाँ। राय देना चाहिए। ठीक है। अब यूट्यूब में मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग राय ऑन द सब्जेक्ट विच दे डोंट नो। ठीक। उनका पर्पस क्या है, मेरे यूट्यूब का रेटिंग बढ़ना चाहिए, मेरे को यूट्यूब से इनकम आना चाहिए। मैं जो इसको समझ पाया इतने सालों में, ठीक है,
क्योंकि एक बार मेरा सामना हुआ एक ऐसे ही तथाकथित गुरु से, अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो तुरंत मुझे समझ में आ गया ये सरफिशियल नॉलेज वाले लोग हैं, गूगल पे पढ़ के और बोलना बहुत आसान है, ठीक है ना। 2020 में जब कोविड था, एवरीवन वाज स्टक अप इन देयर हाउस, राइट, 3-3 महीने के लिए दे वर डूइंग नथिंग, राइट। तो उस समय पे अचानक से बहुत सारे गुरु उभर के आ गए, है ना, और उनके इन्फ्लुएंस में आके मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मतलब म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला और उनकी टिप्स पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, राइट। और शेयर मार्केट किसी का सगा नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब उनकी टिप्स पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो टिप का उल्टा क्या होता है, PIT, पिट, ठीक है। तो वो गड्ढे में गिर गए और उनको कोई बचा नहीं पाया। जबकि जो लोग मेरे साथ जुड़े रहे, कैन यू इमेजिन कि उस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मैं और मेरी टीम फुल टाइम काम कर रहे थे, फुल टाइम। हमने हमारी पूरी टीम को घर पे उनके लैपटॉप और सिस्टम्स दे दिए थे, एंड वी वर ऑल कनेक्टेड ऑन मोबाइल्स एंड एवरीवन, वी वर नॉकिंग एवरीवन, क्योंकि उस समय एवरीवन वाज फ्राइटेंड। उनको लग रहा था कि अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मेरा पैसा डूब जाएगा। मार्केट भी लगातार डाउन हो रहा था। जब उनको वास्तव में ज़रूरत थी, कोई मेरे को हाथ पकड़ के ले चले, उस समय पे ये सारे गुरुज जो हैं गॉन अवे। क्यों? क्योंकि उनका काम तो टिप देने का था, उनका काम हैंड होल्डिंग करने का नहीं था। उस समय पे हमने हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जब मार्केट पीक बॉटम में आ गया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हमने हैंड होल्ड किया। हमने कहा डरो मत, मैं हूं ना, है ना। अच्छा डॉक्टर कौन होता है मैं आपको बताता हूँ, जो ऑपरेशन टेबल पे मरीज के कंधे पे हाथ रखता है, कहता है चिंता मत करो मैं हूं ना, वो मरीज आधा वहीं ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ वाकई हुआ हमारे साथ में। हमने उस समय लोगों को कहा देखो आप परेशान मत हो, मार्केट नीचे आया है, ऊपर भी जाएगा, आपके वैल्यूएशंस डाउन है, ऊपर भी जाएंगे, मगर घबराओ नहीं। और उनके जो फंड्स में, जो इस समय पे बॉटम में आने के बाद में मार्केट के कुछ फंड्स में जो चेंजेस कराना थे वो कराए। वो किसने कराए? उनके गाइड ने, यानी हम लोगों ने कराए। एंड फ्रॉम देयर एवरीवन मेड मनी। जब उसके बाद मार्केट हुआ बड़ा, तो 3 साल में 2 गुना 3 गुना पैसा लोगों ने बनाया। और जो टिप से पिट में आ गए, उनका कोई राखनार नहीं था, ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये कुछ एग्जांपल्स सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि आपको किसके साथ जाना है। अभी आपने देखा होगा तो सेबी ने एक इन्फ्लुएंसर पे बहुत बड़ा फाइन लगाया, करोड़ों रुपए। जितनी फीस उसने ली थी सारी फीस उसने, सेबी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि वापस करो। अच्छा ऐसा? वो इसलिए क्योंकि सेबी इज अ रेगुलेटर, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। दुनिया का सबसे अच्छे रेगुलेटर्स में से एक है, वो हमारे हिंदुस्तान में है, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ने आज तक जो भी रेगुलेशंस दिए हैं वो इन्वेस्टर्स के फेवर में दिए, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में नहीं दिए, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के फेवर में नहीं दिए। वो सिर्फ एक ही चीज़ को फेवर करते हैं, इन्वेस्टर का पैसा कोई खा के भाग ना सके। तो सर इस जनरेशन में 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस देखा नहीं है, ठीक है, मतलब अभी कोविड आया था तो ही लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर गए थे। तो आपके हिसाब से कल को मार्केट 20% गिर जाए, ठीक है, तो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पैनिक ना करें ज़्यादा, मतलब उनको अपना इमोशनली खुद को कैसे हैंडल करना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि देखो
मनी के साथ में आपका रिलेशन इमोशनल ज़्यादा होता है, हाँ, है ना। और जहाँ वो नीचे जाता दिखता है तो वो मतलब इमोशनली रॉन्ग डिसीजंस में आ जाता है, मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं प्रेशर कि- में आ जाता है। हाँ, कि अभी निकाल दो नहीं तो और गिर जाएगा। हाँ हाँ, है ना। क्योंकि वो इस यंगस्टर ने 2008 का तो डाउनफॉल देखा ही नहीं था, तो एक बार बताइए ना क्या था मतलब। है ना। मैं आपको एक छोटी मेरी स्टोरी बताता हूँ। When I entered into mutual fund distribution business in the year 2004, ये वो समय था जब बीजेपी की सरकार गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी। अच्छा, तो उस समय पे मई में मार्केट जो है लगातार डाउन हो गया। आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस इन अराउंड जुलाई, मई जून जुलाई के आसपास की बात है। तो हमने जब इसको बिजनेस स्टार्ट किया तो जिसको उस समय तो SIP लगाना लोगों समझते ही नहीं था, मैं खुद भी नहीं समझता था, मैं ट्रू बात कर रहा हूँ। तो मैंने जिसको भी SIP में इन्वेस्टमेंट चालू कराया तो इस महीने उसने 500 लगाया, अगले महीने उसके पैसे बढ़ जाते थे लगातार, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर आना चालू हो गया था। और ये थोड़े थोड़े डाउनफॉल्स के साथ में ये रैली चलती रही 2007 तक, आई शुड से 2008 जनवरी तक, ठीक। उसके बाद में एक बड़ा क्राइसिस हुआ वर्ल्ड लेवल पे, अमेरिका के बहुत सारे बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर गए। लेमन ब्रदर्स नाम का एक बैंक हुआ करता था, तो वो तो एक उदाहरण था, बड़ा बैंक था। उसके अलावा बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स किए, उनके अपने रीजंस थे, ठीक है। वो उनका क्रेडिट क्राइसिस था, वो सब चीज़ें थी, वो उसको डिस्कस करेंगे तो लंबी बात होगी। तो मार्केट जो है पीक से लगभग 60% डाउन, 60%। 60%। और उसके बाद में मतलब हम भी बहुत पुराने तो थे नहीं इस बिजनेस में, तो हमारी भी नब्ज जो है धीरे धीरे डूबने लगी थी यार। लोगों का पैसा जितने भी लगाए थे, और ऐसा तो है नहीं 2007 के जब 7-8 के पीक में जब था मार्केट, तब भी तो पैसा लगाया था इस उम्मीद में कि और ऊपर जाएगा, और से तो सट से नोज डाउन हो गया। अब हमारे लिए भी लर्निंग का पीरियड था। इतना तो हमको समझ में आ गया था कि यार नीचे जा रहा है तो ये ऊपर भी जाएगा, कब जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था। और ये वो समय था जहां मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, बिकॉज मेरी आदत है मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो चीज़ों को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि ये टेम्परेरी डाउनफॉल है। अब जब इसका अपग्रेडेशन आना चालू होगा तो लोगों के पैसे बनेंगे। तो वहाँ भी हमने सबको हैंड होल्ड किया। हमने सर यू रिमेन इन्वेस्टेड बाय द डिप। नहीं थे ये बाय द डिप कहना आसान है उस टाइम तो मैं खुद अपना पैसा नहीं लगा पा रहा तो दूसरे का क्या लग पाता, ट्रू बात कर रहा हूँ। अब लेकिन लोगों का पैसा जो लगा था, जो पीक पे लगा था, उसको जब नीचे आ गया तो वहाँ तो उनको होल्ड कराना था मेरे को, क्योंकि यदि निकालते तो घाटे में निकालते दोबारा मेरे पास लौट के नहीं आते। ये रियल स्टोरी बताऊँ आपको। तो हमने क्या किया, हमने उनको हैंड होल्ड किया। हमने कहा सर परेशान मत होइए, थोड़े समय में ये वापस रिकवर करेगा। एंड 2009 मार्च तक आते आते ये वापस लेवल पे आ गया था, मतलब ऊपर बढ़ना चालू हो गया था। इसका धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो देखो, करेक्शंस आर टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। यदि आप सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो सेंसेक्स का चार्ट आप जब देखोगे ना तो जब सेंसेक्स चालू हुआ था 1979 में 100 पॉइंट से इसको चालू किया गया था। धीरे धीरे ऊपर नीचे होते आज आप कहाँ देख रहे हो, 77,000, जबकि ये पीक में जा चुका था 86,000 पे। हाँ, राइट। तो 86,000 से भी अभी थोड़ा सा डाउन है।
ठीक। और ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं थी कोविड में, और कोविड भी एक क्राइसिस थी, लेमन ब्रदर्स भी एक क्राइसिस थी, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे क्राइसिस हुए जिसके कारण से मार्केट्स डाउन हुए और फिर ऊपर आए। तो जब आप बेस 100 पॉइंट से देखोगे 77,000 पे, जब इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे, यू विल से ग्रोथ इज परमानेंट, हाँ, डाउनफॉल्स आर टेम्पररी। ठीक है सर। तो चूंकि अपन ये पॉडकास्ट यंगस्टर्स को एम करते हुए कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ यंगस्टर्स के अंदर में जाना चाहिए, बिल्कुल बाय द डीप इन द हार्ट आ जाए आपके पास में, कि मार्केट्स के फ्लक्चुएशंस आएंगे ही आएंगे, विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल? इन्वेस्ट करना आपके कंट्रोल में है, कितना इन्वेस्ट करना आपके कंट्रोल में है, कितना समय आपको तय करना ये किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल। बिल्कुल। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डोंट ट्राई टू कंट्रोल विच इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है सर। सर जैसे अभी आपने बोला मार्केट में करेक्शंस आता रहता है, तो जैसे अभी हमने एक ऐसी करेक्शन सिल्वर में देखा था जिसमें एकदम से पीक आया फिर बहुत गंदा डाउन आया, तो यंगस्टर ने बाय किया, किसी ने बहुत ऊपर बाय किया, किसी का अच्छा प्रॉफिट हो गया। आज से आगे 10 साल में यंगस्टर्स को किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपके हिसाब से टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स क्या होंगे जहाँ पे ये इतना वो ना देखने मिले आपको? अच्छा ये बताओ, वाई यू आर आस्किंग ऑफ 10 years ओनली? वाई यू आर नॉट आस्किंग कि यार सर अगले रिटायरमेंट की उम्र तक में उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आई टेल यू, देखो इसमें दो बहुत अच्छी बातें निकाली आपने। वन इज गोल्ड एंड सिल्वर, राइट? एंड इसका जो दर्द है ना, यस मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत कुछ मार्केट की बात बताता हूँ। ये बात है 2010 की, राइट? 2011 की। 2011 में सिल्वर उस समय की पीक प्राइस पे आया था, यानी लगभग 70,000 रुपये। और उसके बाद में जब मार्केट डाउन हुआ, मतलब सिल्वर की प्राइसेस डाउन हुई, तो करीब 55% करेक्ट हुई। 55%, यानी वो 35,000 के भी नीचे आ गया। किलो का भाव होता है सिल्वर। एंड उस 55% के माइनस को रिकवर करने में उसको 9 साल लगते हैं। 2011 से 2020 तक स्टेबल रहा, बॉटम में पड़ा रहा पीक से। सेम वाज द केस विद गोल्ड। 2010 के आसपास में गोल्ड पीक में आया था, 35,000 का मुझे याद है अभी भी, 35,000 की उसकी प्राइस थी 1 तोला की। उसके बाद में करीब 25% पीक से डाउन हुआ। कैन यू टेल मी कि वो पीक को वापस आने में कितना समय लगा होगा? 7 years। अब मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे को मत पूछना कि यहां से इस डाउन से वो पीक में वापस कब आएगा। आई डोंट नो। ठीक है, जब 70,000 की सिल्वर थी ना, उस समय पे सब कहते थे अब ये 1 लाख जाएगी। अभी जब 4 लाख थी पीक पे, 5 लाख जाएगी। एवरी टाइम एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग वो पीक जाएगा, राइट? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पीक। पीक कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ नया पीक तो आएगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि 2008 में ही जब मार्केट डाउन हुआ, 2009 में ही वापस ऊपर चढ़ना चालू हो गया था। मुश्किल से 2.5 साल में ही उसने रिकवर कर लिया था। जो पीक था 2.5 साल में रिकवर हो गया। तो रिकवरी की प्रोसेस, रिकवरी का टाइम किस में ज़्यादा है? इक्विटी में। इक्विटी में। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये, मतलब ये लेसन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैं एक बहुत गहराई से आपको एक बात बताता हूँ। गोल्ड और सिल्वर
प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। अच्छा। ठीक, तो फिर प्रोडक्टिव एसेट क्या है? इक्विटी। सिल्वर और गोल्ड जमीन में जितने हैं उतने ही है, उसको नया आप मॉलिक्यूल तो नहीं बना सकते। ठीक है, साइंस यदि आपने पढ़ी हो तो आप समझ जाओगे। तो आप मॉलिक्यूल उसका नया क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो एक लिमिटेड ही है। तो फिर इसके भाव कैसे घटते बढ़ते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, और कोई तरीका नहीं इसके भाव बढ़ाने का। इक्विटी यानी कि जो किसी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके भाव क्यों बढ़ते हैं? वो कंपनी कुछ नया करती है, कुछ खरीदती है, कुछ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करती प्रोडक्शन है। करती है। कंपनी प्रोडक्शन करती है, और जब प्रोडक्शन होता है तो लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो उसकी प्राइस, मतलब जब कंज्यूम करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। एंड जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तब जाके उसके शेयर की प्राइस बढ़ती है। यदि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जा रही है तो शेयर की प्राइस भी डाउन चली जाती है। ये क्लैरिटी रखना हमेशा। ठीक, तो कौन सी एसेट चूज करना है आपको फ्यूचर के लिए, ये आप तय करो। प्रोडक्टिव एसेट चाहिए या नॉन प्रोडक्टिव एसेट चाहिए। Yes. ठीक, अब विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर है जो मुझे रातों रात अमीर बनाएगा, 10 साल बाद में करोड़पति बना देगा, 10 साल बाद में मेरे को सब कुछ मिल जाएगा? क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या हर घोड़ा, रेस का हर घोड़ा एक जैसे ही चलता है? जो आज अभी जो घोड़ा आगे चल रहा है क्या वही रेस जीतेगा? नहीं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। ऐसे ही कोई भी सेक्टर आज से आप फिक्स नहीं कर सकते कि इट इज गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग, बस इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं होता ऐसा, ये भुला हुआ है। ये जो तथाकथित गुरु लोग हैं ना, वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सब बताते हैं। Yes. डोंट फॉल प्रे, ये आपके लिए ट्रैप है। ठीक, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको पैसा बनाना है ना, तय करो। पैसा बनाना है मगर सही रास्ते से बनाना है। सही तरीके से बनाओगे तो पैसा बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जैसे घोड़े की रेस में कभी ये घोड़ा आगे चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी वो चल रहा है। ऐसे ही जो सेक्टर्स हैं ना वो भी रोटेट होते हैं, उनके विनर्स रोटेट होते हैं। 2 साल ये सेक्टर चल गया, 2 साल ये सेक्टर चल गया, 2 साल ये सेक्टर चल गया, तब आप क्या करोगे? यू कैन नॉट बेट ऑन वन। नहीं सब यही सेक्टर मेरे को जिताएगा। मैं रियल फिगर बताता हूँ। एक फार्मा फंड होता है, फार्मा सेक्टर का फंड, राइट। 2010 में मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैंने उसमें SIP कराई, और एम था कि वह अपने 15-20 साल चलता रहेगा, चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 2010 से लेके 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया था, वो नीचे चल रहा था। एंड एवरीवन वाज यार अब ये सेक्टर तो चलना ही नहीं है। अच्छा, आपका क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं, यंगस्टर हो, आप बताओ कि फार्मा सेक्टर एवरग्रीन होगा कि नहीं होगा? बीमार तो व्यक्ति पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल होगा। हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, तो दवाई तो एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है व्यक्ति। ठीक है ना। फिर ऐसा क्या हुआ, वो 10 साल तक नीचे चलता रहा। ठीक है, वो देयर वर टेम्परेरी रीजंस। कुछ जैसे अमेरिका ने कुछ इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, है ना। अब इंपोर्ट पे बैन लगा दिया तो फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कमजोर। ऐसा तो है नहीं कि सारी दवाइयाँ अपने इंडिया में कंज्यूम होती है, फॉरेन में भी एक्सपोर्ट होती है। तो जो उनका एक्सपोर्ट से ग्रोथ होती थी वहाँ पे हैम्पर हो गई। मगर जब कोविड आया तो एवरी फार्मा कंपनी वाज फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। तो जिन लोगों ने 10 साल में पेशेंस रखा, उनका पैसा सट्टे से ऊपर आ गया, बढ़ गया।
और जिन लोगों ने SIP करी थी वो तो मतलब खुशी से उछल रहे थे, बिल्कुल नाच नाच के बताते थे देखो मेरा फार्मा फंड इतना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि डाउनफॉल में जो SIP उनकी चल रही थी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे थे। यहाँ मैं अपन फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर इस बात को देता हूँ कि इस तरह की बातचीतों में कोई भी स्कीम के नाम यदि आएंगे तो आप उसको रिकमेंडेशन मत मान लेना, एक जनरल डिस्कशन है, ठीक। अब 3 साल फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, तो ये नॉर्मल चलता है। अब क्या करना है आपको? हु विल बी द विनर? मुझे नहीं मालूम कौन विनर बनेगा, मैं सब पे ही दांव लगा दूं तो कैसा रहेगा? कोई ना कोई तो चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। यस, डन। पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करो, यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल, रात की नींद खराब नहीं होगी, है ना? और आपके गोल अचीव होंगे। देखो अब मैं आपको फिर एक बात बोलता हूँ, क्या है, ये बात से बात निकलती है तो मैं आपको, मेरे को अच्छा लगता है ये सब बताना। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? हु विल डू डाइवर्सिफिकेशन फॉर यू? सम एक्सपर्ट। आप अपने आप में सक्षम नहीं हो, तय बात है, आप नहीं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी सक्षम नहीं हूं कि मैं अलग अलग कंपनी सेलेक्ट करूं और उनमें इन्वेस्टमेंट कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं, वो अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, सेबी के द्वारा रिकमेंडेशन आती है भाई ये तरह की स्कीम आपको बनाना है, तो दे आर ओनली मैन्युफैक्चरर। देखना, म्यूचुअल फंड कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर, हु इज डिस्ट्रीब्यूटर? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हु इज कंज्यूमर? एंड तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, और इन सब के ऊपर कौन है? रेगुलेटर, है ना? आसान समझ। अब अगेन, जैसे आपने कहा कि यार कौन सा सेक्टर ले लूं, सर मुझे सबसे अच्छा सेक्टर का नाम बताइए, सर मुझे सबसे अच्छी स्कीम दीजिए। अरे भाई, आप दवाई की दुकान पे जाओगे, उससे पूछो भैया सबसे अच्छी दवाई दे दो, क्या देगा? किस चीज की चाहिए भाई, मुझे बताओ तो, आपकी बीमारी तो बताओ, नहीं तो किसी डॉक्टर से लिखा के ले आओ। भाई OTC दवाइयों को तो वो बता देगा, यार भैया सिर दर्द हो रहा है तो ये दवाई ले लो, फलानी ढिकानी खा लो। मगर यदि कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो उसकी दवाई भी स्पेसिफिक है, आपके फाइनेंशियल गोल्स स्पेसिफिक हैं, उसके लिए स्कीम स्पेसिफिक है। अब आपका गोल 1 साल के लिए है और आप दवाई कौन सी ले लोगे? 10 साल वाली। स्कीम आप 10 साल वाली ले लोगे तो क्या आपको फायदा करेगी? यानी कि आपने 1 साल के लिए, आपको 1 साल बाद आपको पैसा चाहिए था, तो कुछ अच्छे शॉर्ट टर्म के फंड्स में आप डाल के अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। मगर चूंकि पड़ोसी ने अच्छी स्कीम ली थी, उसके रिटर्न तो भैया 18% सालाना के आ रहे, भैया मेरे को भी आना चाहिए, तो मैंने भी बिल्कुल कॉपी कर दिया उसको, वो स्कीम ले ली जो उसने 10 साल के लिए खरीदी थी। आउट, है ना? तो ये गलतियां एक्चुअली होती हैं। इसलिए हम है ना कभी भी कहते हैं कि यार डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से आपका कुछ थोड़ा सा पैसा बच सकता है, मगर जो उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे हो आप, वो बहुत बड़ी है। वो थोड़ा सा पैसा बचा रहे कॉस्ट में, मगर उसकी जो साइड इफेक्ट है आपको बहुत बहुत मायने करते हैं। ठीक है सर, तो रिपोर्ट्स कहती है कि जितने भी जेंजीज है ना, वो हाई रिस्क प्रोफाइल वाले एसेट्स हैं या क्रिप्टो है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए
एक्सट्रीम रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा है कि जो 40% यूथ है उनका बैंक अकाउंट 30 दिन भी नहीं चल पाता, मतलब वो मंथ एंड आते आते ख़त्म हो जाता है। तो एक तरफ यूथ जो है वो हाई बेट्स ले रहा है, क्रिप्टो लगाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो 30 दिन तक पूरा अपना बैंक अकाउंट भी नहीं चला पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब एक कैश फ्लो डिसिप्लिन रखना चाहिए। हाँ, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन यार। देखो जितना डिसिप्लिन लाइफ आपकी होगी उतना आप ईज ऑफ डूइंग कर पाओगे, ठीक है ना। अगेन वही टेम्पटेशन है ना, टेम्पटेशन है कि अरे यार मुझे भी तो वो मुझे भी क्रिप्टो का फायदा मिलना चाहिए, रातों रात मेरा पैसा, वो मेंटलिटी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एक ही कारक पे काम करता है, वो टाइम। कंपाउंड का फार्मूला मालूम है ना क्या होता है, वो डाल देना उसमें। तो कंपाउंड के फार्मूले में टी जो होता है टाइम, वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अभी क्रिप्टो में आप देखो तो क्रिप्टो में भी वो कुकर मुत्ते की तरह से बहुत सारे एडवाइजर्स आ गए। मेरे पास में एक आया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास में एक आया था, मैं इस पे MLM चलाऊंगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्रिप्टो में। मैं आपको इन्वेस्ट करा रहा हूँ, आप 4 लोगों को कराओगे, वो 4 लोग और 4 को कराएंगे, तो आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। नेट चेन बनाएंगे, चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग। अब तब तक तो अच्छा लगा जब तक वो क्रिप्टो बढ़ रहा था, जिस दिन वो डाउन गया सब गायब, देखने को नहीं मिलेगा दोबारा, है ना। तो टेम्पटेशन में ना आए, यंगस्टर्स को बिल्कुल क्लियर मेरा मैंडेट है, टेम्पटेशन से बचें और सीरियस वेल्थ क्रिएट करें। आपको एक स्टोरी सुनाऊं सीरियस वेल्थ की? हाँ बिल्कुल। सीरियस वेल्थ, हाँ, ये शब्द याद रखना। हाँ, सीरियस वेल्थ, सीरियस वेल्थ, ठीक है। अपन सीरियस वेल्थ पे बात करेंगे। सीरियस वेल्थ क्या होती है, अपन एक बड़ा मजेदार से एग्जांपल लेते हैं। एक फीमेल डॉग और एक फीमेल एलिफेंट, राइट, दोनों एक ही समय पे प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। मजेदार है, समझ में आएगा आसानी से। तो जो फीमेल डॉग है वो 3 महीने बाद में उसके 6 बच्चे आते हैं, ठीक है। और जो फीमेल एलिफेंट है शी वॉज स्टिल प्रेग्नेंट। तो फीमेल डॉग उस पर हंसती है, देख मेरे तो 6 हो गए। वो हथनी जो थी वो मुस्कुरा के रह गई। फिर थोड़ा समय आया, फीमेल डॉग वॉज अगेन प्रेग्नेंट एंड हथनी तो जो थी वो अभी उसका प्रेगनेंसी चल रहा था। जो पिछले जो 6 बच्चे हुए थे वो कहाँ चले गए, कब चल के हो गए पता नहीं पड़ा। जो दूसरी बार उसके 6 बच्चे हुए थे फिर वो हंसती है, देख पहले भी 6 हो गए थे मेरे, अभी भी 6 हो गए, तू तो स्टिल अभी तक एक भी नहीं दिया। फीमेल एलिफेंट का प्रेगनेंसी पीरियड 1.5 साल का होता है। जब 1.5 साल बाद उसका बच्चा आया, इस बीच में वो 3 बार अपने ये 6 दे चुकी थी। जब उसका बच्चा आया तो उसकी धमक पूरे संसार ने सुनी। दैट इज सीरियस वेल्थ। सीरियस वेल्थ मिलती है किसको? जो सही समय देता है, जिसके पास में सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। तो सीरियस वेल्थ यदि बनाना है तो उसको बोलते हैं एलिफेंट वेल्थ, ठीक है। तो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर पपी वेल्थ आर लुकिंग फॉर एलिफेंट वेल्थ? ये आपको तय करना है। एक्साइटमेंट है, रोज छोटे छोटे पैसे बना के आप बड़े खुश हो रहे हो, अरे देखो मेरा 1000 रुपये था 1200 हो गया। अरे भाई 1200 का करोगे क्या? आपको तो 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो आर यू हैप्पी विद 1200 रुपया, 200 रुपये का प्रॉफिट, या आर यू हैप्पी विद 50 लाख का प्रॉफिट? आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक।
तो सर लास्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, ठीक है, उसके पास 50,000 की सेविंग्स रखी है, तो उसे वो 50,000 को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर उसे स्किल्स अपग्रेड करने में उसे यूज़ करना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है। देखो, स्किल अपग्रेड करने से अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ। स्किल अच्छी होगी तो आप पैसा बहुत सारा बनाओगे, ठीक है। आज के जो 50,000 हैं आपके पास, मैं कहूंगा यदि वो पूरे 50,000 लगा के आप स्किल अपग्रेड कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ। यदि उसमें से कुछ पैसा बचा के भी आप मतलब आपको तय करना है वो 50,000 में पूरे लग रहे हैं नहीं लग रहे, वो आपके डिसीजन है। जिस दिन आपकी स्किल अपग्रेड हो जाएगी, आप ऐसे कई 50,000 बना पाओगे और बचा पाओगे और इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो स्किल में पैसा लगाना भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। मेरे से लोग बाग पूछते हैं, यार देखो मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में मेरा इतना पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। यस, होता है। मैंने 5 करोड़ रुपए लगा रखा बिजनेस, यस लगा रखा। मैं इसमें से पैसा कैसे निकालूं, मैं इसको इन्वेस्ट क्यों करूं, मेरा तो पैसा बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। यस, बिजनेस में पैसा लगाना तो वो आपका अर्निंग का सोर्स बना है, मगर उसकी जो अर्निंग्स है उसको कहीं और भी एक सेकंड इनकम पे लगाना पड़ेगा, यानी आपके पैसे को भी काम पे लगाना पड़ेगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप एक ही बिजनेस में यदि पैसा लगाते जाओगे तो यू आर पुटिंग योर मनी इनटू रिस्क। अब तक एक ही जगह एक ही एसेट में लगा हुआ है तो रिस्क है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। यहां से पैसा कमाओ, यहां से पैसा, यू आर अर्निंग मनी और यू आर इन्वेस्टिंग मनी। देखो, अर्निंग अलग चीज है, इन्वेस्टिंग अलग चीज है। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। तो इन्वेस्टिंग करने में आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को भाई अभी मैं बताऊं अभी क्या हो रहा है। ड्यू टू कंपटीशन बहुत सारे बिजनेसेस के मार्जिन्स बड़े थिन हो गए बिल्कुल। 5% 6% पे ही बेचारे बिजनेस कर पा रहे हैं, 8% पे पैसा उनका बिजनेस चल रहा है। तो अब यहाँ से जो अर्निंग आ रही है, यदि आपने उसको कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया जहाँ पे 12% 15% की ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ 8% का कमा रहे हो, यहाँ 15% कमा रहे हो, विच इज़ बेटर। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। बट वन वर्ड आंसर, आप स्किल डेवलप करो पहले। ओके, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिली हमें, बहुत ज़्यादा। ऑडियंस को भी नॉलेज मिली, जितने भी यूथ है, जितनी भी जेन ज़ी है, सबको आइडिया हुआ, जो उनका माइंडसेट चेंज हुआ, मेंटालिटी बदली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको मेन एक गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है कि मतलब सबको पता है इन्वेस्ट करना है, लेकिन कैसे करना है, किस मेंटालिटी से करना है, कितने टाइम, जो आपने 3 चीज़ें बताई। डन डियर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। समथिंग अबाउट आवर पॉडकास्ट इफ यू वांट टू। या सर्टेनली। हाँ, फैमिली मंच पॉडकास्ट। क्या नाम आपका? भावेश। और आपका नाम? नमन। सो भावेश एंड नमन, आप ये जो मंच चला रहे हो ना, द फैमिली मंच, आई रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। यस, एंड द ऑडियंस यू आर कैटरिंग फॉर इज यंगस्टर्स, एंड मुझे लग रहा है कि आपके यंगस्टर्स को इस तरह के मंच पे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये मंच आपको उन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, राइट? तो द फैमिली मंच पॉडकास्ट आई रियली अप्रिशिएट, एंड आई से ये आपका बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा डेवलप होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।